ओके, हाँ आज डेट क्या है? 31 ना? यस। ठीक, अगर क्लास तैयार हो तो क्या रिलेटिव पढ़ाना शुरू कर दें अभी? यस सर, एकदम क्लियर। ठीक, so the last one is, that is 9th number point, it's relative pronoun. सर 2023 अगस्त ग्रामर क्यों लिखे हैं? अरे सॉरी, 2025 होगा, सॉरी 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 सॉरी, इस बैच का नाम है। यस सर, वो तो 25 पता है, हमें लगा 23 का क्या मतलब। सॉरी सॉरी, ठीक है। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पहली बात तो देखिए, हम लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो दो वर्ड आ गया, एक तो प्रोनाउन वर्ड आ गया और साथ ही साथ रिलेटिव। तो यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन एक नाम कहें तो ये नाउन की तरह यूज हो गया, और रिलेटिव जो है ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया एक, ठीक है। रिलेटिव वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, तो एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेटिव हो। तो रिलेटिव हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये समझने के लिए हमें लमसम ये समझना पड़ेगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव PRON का मतलब प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो पाया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। या रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजंक्शन के जैसा काम करता है। दिस इज नॉट एक्जेक्टली अ कंजंक्शन बट इट डज द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन, ठीक है। ये कंजंक्शन के जैसा काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, और कंजंक्शन का काम है दो को जोड़ना, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन पाया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और जब किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसमें एक मेन क्लॉज भी होगा, ठीक है। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज से जोड़ता है, यानी कि दो क्लॉज का संबंध स्थापित करता है, दो क्लॉज का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश करता है इसलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव, ठीक है। और ये रेफर करता है किसी एक नाउन को, इसलिए होता है प्रोनाउन। क्लियर है? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है जो काम करता है रिलेशन बनाने का या जोड़ने का। किसको जोड़ेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एक प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। लमसम बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आइए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये थोड़ा सा एक रफली हम देखते हैं। यस सर। देखिए, एक हेडिंग में लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेंट। अच्छा ये बताइए, मैं तो आज पेन कॉपी लेके से आता कि शायद रूल कॉपी पे आप लोगों को शायद पढ़ने में दिक्कत होती है, तो किसमें ज्यादा आपको सही लग रहा है, ये रूल वाला सही चल रहा था या पेन वाला जो भी लिखता है? सर कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे लिखते प्लेन है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ठीक है, तो मैं प्लेन में ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने के अलग से कॉपी लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा किस एक होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? सेंटेंस होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा फ्रेज, बोले फ्रेज भी क्या होता है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और एक होता है क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अगर हमें कहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस है, फ्रेज है या क्लॉज है? क्योंकि आप लोगों को ये पहचानने को भी आएगा कि कैसा क्लॉज है, कैसा फ्रेज है, कैसा सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट, सेंटेंस जो है वो भी अपने आप में क्या है?
a group of words. So it in a sentence is a group of words. ठीक है, ये phrase क्या है? बोले phrase is also a group of words. Phrase is a group of words. ठीक है, क्लॉज क्या है? बोले क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सेकेंड पॉइंट. ठीक है, अ सेंटेंस हैज एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है सेंटेंस में. ठीक है, जबकि जो फ्रेज होता है, फ्रेज हैज नो फाइनाइट वर्ब. फ्रेज के पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है. और जो क्लॉज होता है, क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. तो क्लॉज के पास जो है सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है क्लॉज में, और फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, और सेंटेंस में एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होता है. एनी डाउट? ठीक है, ओके. तो थर्ड पॉइंट, अ सेंटेंस makes a complete meaning. सेंटेंस जो है पूरा भाव देता है. सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वो पूरा भाव देगा. ठीक है, और उसमें एक भी फाइनाइट वर्ब होता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक होना जरूरी. लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज नेवर मेक्स a complete meaning. फ्रेज जो है कभी भी पूरा भाव नहीं देता है. ठीक है, अधूरा भाव देता है. यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका क्लॉज में, क्लॉज में और may not make a complete meaning. जो क्लॉज होता है वो अपना भाव पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. ठीक है, तो फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. इसमें एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे क्या, कि जो क्लॉज होता है इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट इज, छोटा सा है, फोटो दीजिए. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है. उसी तरह फ्रेज भी जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस.
ठीक है, ओके। तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? बोले सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब होगा ही नहीं, नॉन फाइनाइट हो चाहे ना हो, फाइनाइट नहीं होगा फ्रेज। और क्लॉज में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। मीनिंग वाइज जो सेंटेंस होता है वो अपना भाव पूरा करता है, फ्रेज कभी भी अपना भाव पूरा नहीं करेगा, ठीक है। और जो क्लॉज होता है वो अपना भाव पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, बताइए? ठीक है, तो फिर मैं इसी का एक एग्जाम्पल भी कर देता हूँ। एग्जाम्पल, ये समान, ये पेन है ना, एग्जाम्पल। सर अभी लिख नहीं पाया था उसको। अरे हम फोटो भेज देंगे, क्लास मत रोकिए आपको, मैं फोटो भेज दूंगा। ये जैसे पेन है तो हम इसको क्या सकते हैं, दिस इज अ पेन, ठीक है। अब किसी की पेन जो है मेटल की होती है, राजा लोग सोने की कलम से लिखते थे, क्या चाहिए? प्लास्टिक की कलम है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ प्लास्टिक पेन। हम इसको अपना सेंटेंस नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ पे पेन जो है वो नाउन है, और प्लास्टिक जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव एक वर्ड आया है प्लास्टिक, और क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हमें एक बात बताइए, जो सेंटेंस नंबर 1 है और सेंटेंस नंबर 2 है, दोनों के बेसिक मीनिंग में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। ठीक है, प्लास्टिक पेन या दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो अगर आप देखें तो मेड ऑफ प्लास्टिक क्या कह रहा है? प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लास्टिक का बना हुआ क्या? तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है, 3 वर्ड्स का ग्रुप, पूरा का पूरा 3 वर्ड्स का ग्रुप इसको क्वालिफाई कर रहा है पेन को, यानी पेन की क्वालिटी बता रहा है ना, या पेन को या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे कि नहीं? क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, इस सेंटेंस में आपके पास एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। जब साइड बाय साइड 2 वर्ब है तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हेल्प करना, किसको? मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करेगा नंबर टेंस बनाने में। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करेगा नंबर टेंस बनाने में कब? जब मेन वर्ब का अपना खुद का पहले से नंबर टेंस है या नहीं है? नहीं है। तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा या नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। ये आपका क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो देखिए, मेड ऑफ प्लास्टिक से कुछ भाव आ रहे कि प्लास्टिक का बना हुआ, पर क्या प्लास्टिक का बना हुआ क्या क्लियर हो रहा है? नो सर। ठीक है, तो 1 2 3 3 वर्ड्स का ग्रुप है, कुछ भाव तो आ रहा है पर भाव पूरा नहीं आ रहा है, कुछ मीनिंग तो समझ में आ रही है पर पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है ये अलग से लिखा गया है या किसी सेंटेंस का एक पार्ट है? सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस का एक पार्ट जो एक से अधिक शब्दों का ग्रुप बनाए और वो कंप्लीट सेंस ना दे, उसमें फाइनाइट वर्ब भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। अब चूंकि पूरा का पूरा 3 वर्ड मिल करके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को काम कर रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है
एडजेक्टिव एक वर्ड का भी हो सकता है और एडजेक्टिव एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। तो जब एक से अधिक वर्ड का होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो फ्रेज के डेफिनेशन में भी आपने देखा था। इधर देख लीजिए फ्रेज क्या होता है। बोले फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या ब्रैकेट में इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, और फ्रेज इज नो फाइनाइट वर्ब, ये बात उसमें से कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब। A phrase never makes a complete sense. Phrase कभी complete sense नहीं बनाता। Any doubt? ठीक है, अब ये जो है फ्रेज, एक सेकंड, ये फ्रेज पूरा का पूरा जो है नाउन को क्वालिफाई कर, कोई भी एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे एक वर्ड काम करे, एडजेक्टिव की तरह यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है। पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करे तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, हालांकि आपको मुझे फ्रेज समझाना था। हाँ बताओ सर्वेश। सर थोड़ा सा एक डाउट है यहाँ पे, मेट का प्रयोग, हाँ मेट के स्थान पे मेट नहीं लिख सकते हम? क्यों लिख सकते हो भाई? अगल बगल दो वर्ड रहेगा तो दूसरा वर्ड हेल्पिंग, अगल बगल दो वर्ड रहेगा तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब को हेल्प करता है ना। हेलो जी बोलिए, अब भी कोई डाउट हो तो फटाफट सॉल्व कीजिए। नहीं फटाफट सॉल्व कीजिए, गेट सेटिस्फाइड। बाद में सर देखूंगा, आप आगे बढ़िए। ठीक है, बाद में पहले उसको जो है आप से लिख के समझ लीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके आइए हम बढ़ते हैं। एक 3 नंबर सेंटेंस लिखता हूं मैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज अ पेन which is made of plastic, made of plastic। अब इसको पढ़ के देखिए, दिस इज अ पेन which is made of plastic। सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3 में मीनिंग में कोई डिफरेंस है क्या? बोलिए। सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 मीनिंग में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं ना, बोलो भाई। नो सर। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है which is made of plastic, जो प्लास्टिक का बना हुआ है ना, जो प्लास्टिक का बना हुआ है। जो प्लास्टिक का क्या बना हुआ है? पेन बना हुआ है। और पेन पे एक नाउन है, बोलिए। यस। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है। तो ये 5 वर्ड्स का जो ग्रुप है ये अलग से लिखा गया है या किसी एक सेंटेंस का पार्ट है? एक सेंटेंस का पार्ट है। तो ये भी सेंटेंस का पार्ट है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से विद इन अ सेंटेंस, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे फ्रेज है क्लॉज है? तो इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं था, इसलिए फ्रेज था। इसमें ये फाइनाइट वर्ब है ना, बोलो भाई। ठीक है, इसमें फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। एनी डाउट? ठीक है, ये क्लॉज हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पूरा का पूरा पेन को, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड, जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसलिए क्लॉज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल से हमने आपको लिखा दिया, तो इससे ये भी पता चलता है कि एक वर्ड को, हर समय पॉसिबल नहीं है लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक वर्ड को आप एक्सपेंड करके एक फ्रेज बना सकते हैं, या एक वर्ड को एक्सपेंड करके आप क्लॉज बना सकते हैं, या एक क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट करके आप फ्रेज बना सकते हैं, या एक क्लॉज को ट्रांसफॉर्म करके एक वर्ड बना सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो लमसम वाली बात है। अब हम आपको स्ट्रीमलाइन करते हैं।
अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा ऐसे लिखें, दिस इज अ पेन which is made of plastic, ठीक है। तो आपने देखा कि which is made of plastic, जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है ना। अब मुझे एक बताइए, दिस इज अ पेन, सेंटेंस सिर्फ इतना ही लिखा गया दिस इज अ पेन, या दिस इज अ पेन विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इतना पूरा लिखा गया? जवाब दीजिए। पूरा सर, पूरा लिखा गया सब। ठीक है, लक्ष्य आंसर करना। बेटा ये दो सेंटेंस से बेटा मेरे एक सेंटेंस, गुड, ठीक है। तो अगर आप कहें तो एक सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये निकला और उसी सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये निकला, आया ना, क्योंकि इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब उसका सब्जेक्ट है, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब उसका ये सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन, ठीक है। तो वह ये है कि देखिए आपने डेफिनेशन में देखा था कि जो क्लॉज होता है वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का पार्ट है, इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करता है। तो आपने देखा था क्लॉज के डेफिनेशन में कि क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, उसके अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन वो भाव पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो ये भाव पूरा नहीं करता है। इधर आ जाइए, दिस इज अ पेन, सेंटेंस सिर्फ इतना ही लिखा गया दिस इज अ पेन, ये जो दिस इज अ पेन दिख रहा है ये एक बड़े से सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है ना, एक पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर भी सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, और बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, तो एक क्लॉज कहलाएगा कि नहीं? यस सर, क्लॉज कहलाएगा ना, कि क्लॉज में तो आप नहीं लिखा है कि क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा और सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस का एक हिस्सा है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, तो क्लॉज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना, बोलो भाई। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है, ठीक है, और एक क्लॉज ये है, ठीक है। एक चीज का हमेशा अच्छा भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाद में जो क्लॉज लिखा गया अपना भाव पूरा कर रहा है क्या? नहीं ना, तो ये क्लॉज जो है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आप लोगों ने सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम सुना होगा, ठीक है। तो एक ऐसा क्लॉज जिसका भाव अधूरा हो, पूरा ना हो, उसी क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑलराइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लियर है? दिस इज ये भी एक क्लॉज है पर ये अपना भाव पूरा कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा क्लॉज जो अपना भाव पूरा करे उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? क्लियर, यस सर, ठीक है। मेन क्लॉज या इसी को हम मुख्य क्लॉज, मुख्य यही है, ठीक है, इसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, चूंकि इस जो दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का बना है, तो जो प्लास्टिक का बना है क्या इस क्लॉज को देख के नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब मेन क्लॉज में हम देखेंगे तो विच किसको रेफर कर रहा है, पेन को, आया ना, ठीक है। यस सर, तो जब हमने पेन को देखा यानी कि मेन क्लॉज को देखा, तब हमें पता चला कि क्या प्लास्टिक का बना है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो दूसरा क्लॉज है यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है
वो अपने आप में अपना भाव तो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन चूंकि किसी सेंटेंस का पार्ट है तो सेंटेंस का मीनिंग तो पूरा होगा ही। ठीक है, तो ये जो है अपना भाव पूरा करने के लिए आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है किस पर, मेन क्लॉज पे। ठीक है, इसीलिए सब जब तक ये मेन क्लॉज आपने नहीं देखा तब तक आपको पता ही नहीं चला which किसको रेफर कर रहा है, क्या प्लास्टिक का बना है। यानी कि ये अपना भाव पूरा करने के लिए आश्रित है, डिपेंडेंट है किस पर, मेन क्लॉज पे। तो इसी को, क्योंकि आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, तो इसी को कई बार हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और चूंकि जो ये है मेन क्लॉज, ये अपने आप में अपना भाव पूरा कर लेता है, किसी पे आश्रित नहीं होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसी को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। एनी डाउट? नो डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए विच जो है, पहली बात ये देखिए फाइनाइट वर्ब है। इस फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है, विच है। तो विच से आपको पता नहीं चल रहा है ये विच किसको रेफर कर रहा है, लेकिन विच यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। नाम नहीं बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है, ये नाउन नहीं है। पर सब्जेक्ट की जगह पे नाम बताने वाला वर्ड नाउन नहीं है, तो उसकी जगह कौन हो सकता है, प्रोनाउन होगा। हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन खास बात होती है कि प्रोनाउन जो है किसी न किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन को ही रेफर करेगा। ठीक है, तो विच किसको रेफर कर रहा है, पेन को। और पेन अपने आप में क्या है, नाउन है। क्लियर? तो ये प्रोनाउन है, तो बीइंग अ प्रोनाउन, प्रोनाउन हमेशा रेफर किसको करता है, नाउन को। तो इससे पता चल गया कि इस नाउन को पेन को रेफर कर रहा है, जो कि कहा है मेन क्लॉज में है। ओके, ठीक है। तो देखने की बात ये होती है कि यही क्या कर रहा है, ये तो विच जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, पर रेफर किसको कर रहा है, पेन को। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध मेन क्लॉज से, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से कौन जोड़ रहा है, विच। हाँ या ना? यस। ठीक है, तो आपने देखा था कि एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन को बताता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। एक ऐसा प्रोनाउन जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाता है। एक ऐसा प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। कोई प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर को ना बताए, इंडेफिनिट को बताए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, कोई प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। उसी तरह ये भी एक प्रोनाउन है, और फंक्शन वाइज ये क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से रिलेशन बना रहा है। इसलिए इस प्रोनाउन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एनी डाउट? ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव। तो व्हाई इज इट कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन? ठीक है, या व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन? बोले any such pronoun that establishes relation of a subordinate clause with the main clause is called a relative pronoun. Any doubt? No, sir, लिखा है।
ठीक है, ओके, परेशान मत होइए, सब एकदम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको आपने क्या कहा था, सबऑर्डिनेट क्लॉज ना, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं क्लॉज वर्ड नहीं लिखा, ठीक है। इसी का दूसरा नाम आपने क्या देखा था, जो भी देखा छोड़िए। तो चूंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, इंट्रोड्यूस कौन तो शुरू करता है, इंट्रोड्यूस कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि अपना भाव पूरा नहीं। अच्छा, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है द्वैन दर्जे का, अधीनस्थ, तो ये मेन क्लॉज की तुलना में ये अधीनस्थ होता है, ये लोअर कैटेगरी का होता है, इसीलिए हम इसको सबऑर्डिनेट, क्योंकि अपना भाव पूरा नहीं कर पाता है, ये डिपेंडेंट होता है इस पे, अपने मर्जी से कुछ भाव नहीं देगा, इस पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए तो हम इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन पाया जाता है, इसलिए इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अपना भाव पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है भाई, यस। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, और सबऑर्डिनेट तो होता ही है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि मेन क्लॉज है, तो सिर्फ मेन या प्रिंसिपल लिख लीजिए, मेन या प्रिंसिपल, CL फॉर क्लॉज, ठीक है, ओके, ठीक है। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एक चीज और देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहे कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड, अच्छा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध बना, किससे, मेन क्लॉज से। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कहाँ पाया जाएगा भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, एनी डाउट? सबऑर्डिनेट क्लॉज में, किसी ने अगर कह दिया कि सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये समझ लीजिए, किसी ने कह दिया कि सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो समझिए सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए होगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से रिलेशन बनाए, संबंध बनाए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से रिलेशन कौन बनाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, एनी डाउट? ठीक है। या अगर किसी ने कह दिया कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन नाम आए, आप समझ लीजिए कि बात हो रही है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पाया जाए ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। एनी डाउट? यस सर, नो डाउट। यस सर नहीं, नो सर, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, चूंकि अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है, तो बीइंग अ प्रोनाउन ये किसी दूसरे प्रोनाउन या नाउन को रेफर करेगा, तो वो अक्सर क्या होता है, वो मेन क्लॉज में ही वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, मेन क्लॉज में ही वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करता है, उस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि है तो प्रोनाउन, बीइंग अ प्रोनाउन इट विल रेफर टू सम नाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करता है, उसी नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। एंटीसीडेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू इट या नजदीक, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको रेफर करता है। ऑल राइट, बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस सर। अभी तक नए पुराने सबको, जितने बच्चे हैं, सबको पूरी बात समझ में आई है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी बात हमने करी? यस सर, यस सर, नए पुराने, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके।
तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बोले किसी एक प्रोनाउन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन होता है, जिसको रिलेटिव क्यों कहते हैं? रिलेटिव का मतलब रिलेशन बना देता है, किसका? सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन क्लॉज से। ऑलराइट, ठीक है। अब चूंकि एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का काम ही होता है, प्रोनाउन को यूज ही हम करते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बदले, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो बीइंग अ प्रोनाउन ये रेफर करेगा किसी दूसरे नाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है उसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। एकदम क्लियर है भाई? यस ठीक है, ठीक है। हाँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक सेकेंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये बातें बिल्कुल क्लियर है? बोलिए। यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। कई बार जैसे लक्ष्य है बेटा, आप लोग सुने होंगे कई बार कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो हम तो जब पढ़ते थे स्कूल में, जब बच्चे थे क्लास 7-8 में, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वर्ड आता था तो मुझे लगता है बड़ा लंबा चौड़ा जो सेंटेंस होता है उसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, जटिल टाइप का। ठीक है, ध्यान से देखो। ये सेंटेंस, दिस इज अ पेन व्हिच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एक क्लॉज है, ये क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में टोटल कितने क्लॉज हैं? जवाब दो भाई, कितने क्लॉज हैं? 2 क्लॉज हैं, जिसमें कि एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ध्यान से सुनो, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो भाव पूरा नहीं कर पाता है, जैसे आपने कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसमें एक मेन क्लॉज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ एक मेन क्लॉज नहीं आएगा तब तक पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा। और सेंटेंस है तो उसका मीनिंग कंप्लीट होना जरूरी है। एनी डाउट? ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा है दिस इज अ पेन, ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। ये क्लॉज तो मेन क्लॉज हो गया, व्हिच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है तो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वेरी सिंपल, क्या कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है, वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एकदम क्लियर है भाई? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये मतलब नहीं होता बहुत लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके लिखा गया सेंटेंस। ऑलराइट, आगे बढ़े एक कदम। तो यही आपको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मीनिंग नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस on the basis of structure। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है, आपके पास 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ये क्या होता है बाद में बात करते हैं। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, बोले सिंपल सेंटेंस क्या होता है? बोले बहुत शॉर्ट में बोल दिया या नहीं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, अ सेंटेंस with only
one finite word। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज अ प्लास्टिक पेन। ये छोटा छोटा लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है? दिस इज अ प्लास्टिक पेन। बोलो भाई। यस सर। ओके, दिस इज अ प्लास्टिक पेन। तो ये दिस इज अ प्लास्टिक पेन 1 2 3 4 5 वर्ड्स का ग्रुप है। ये 5 वर्ड्स के ग्रुप का मीनिंग कंप्लीट है या नहीं? जल्दी बताइए। यस सर, कंप्लीट है। ठीक है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे, हाँ या तो सेंटेंस है। आपने देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 कैटेगरी करते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो फिर पूछे कि कैसा सेंटेंस है, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल। क्यों? बोले इसके अंदर जब हमने वर्ब देखा तो एक ही फाइनाइट वर्ब है, और हम उसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अ सेंटेंस विद ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है। एनी डाउट? ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड पे, ठीक है। सेंटेंस दैट हैज, जिसके पास होता है दैट हैज 2 or more कोऑर्डिनेट या मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज इज द क्लॉज। इसका भी मैं एग्जांपल देकर समझा दूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इट यहाँ पे एक प्रोनाउन है, आया किसके पेन के लिए आया है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे दिस इज अ पेन एंड द पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो थोड़ा सा ग्रामर में बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब आप एंड से जोड़े हैं और इसी सेंटेंस में एंड से जोड़े हैं तो ये, अच्छा पहले तो ये बताइए 2 सेंटेंस लिखा गया क्या? एक सेंटेंस, दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। 2 नहीं, एक सेंटेंस है, दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एक सेंटेंस है, कंजंक्शन एंड से जुड़ा है। ठीक है, छोड़िए, सुनिए, सीधी सी बात, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बता दो बच्चे, छोटे क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि 2 सेंटेंस, देखो 2 सेंटेंस, जब आपने कहा 2 तो दूसरा सेंटेंस कब शुरू हुआ होगा? जब पहला खत्म हुआ होगा, हाँ या ना? लॉजिकल बात कर लीजिए, बोलो भाई। यस सर। तो आपने पढ़ा है कि जब पहला सेंटेंस या कोई भी एक सेंटेंस जब पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगेगा, या नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या नहीं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, हाँ या ना? तभी तो दूसरा शुरू होगा। पहला जब खत्म होगा तो फुल स्टॉप होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, ये खत्म होगा तो फिर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होगा, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। ठीक है। यहाँ पर जब आपने ये लिखा कि दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पे कितने फुल स्टॉप यूज हुए हैं? सिंगल। जब एक ही फुल स्टॉप यूज हुआ, यानी कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस है। बोलो भाई, क्लियर है मामला? यस सर। ठीक है। तो दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या करें, यह कलम है और ये प्लास्टिक की बनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज अ पेन, अब इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल करके बता देता हूँ। ध्यान से देखो, जब ये लिखा गया कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, अगर हम केवल इतना ही लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है कि नहीं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर फुल स्टॉप लगाया, हाँ या ना?
यस सर। यस सर। यस सिर्फ हम इतना ही लिखते हैं, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, फुल स्टॉप। तो इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि नहीं? यस। बोलो भाई। इट एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम नाउन रिपीट ना करें इसलिए प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक है? ओके। तो ये पहला भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम दो सेंटेंसेस को एंड के माध्यम से जोड़ के एक बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। इतनी बात समझ में आई? एक ही सेंटेंस हुआ ना, बोलो भाई। अब जब एक ही सेंटेंस है तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ पेन, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक फाइनाइट वर्ब है। पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इंडिपेंडेंटली नहीं लिखा गया है। इस दिस इज अ पेन जो है अलग से एक सेंटेंस नहीं लिखा गया है। दिस इज अ पेन जो है एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट है, हाँ या ना? तो एक बड़े से सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और वो मीनिंग यहाँ कंप्लीट कर भी रहा है, जिसको हम क्लॉज कहेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो क्लॉज में ये भाव पूरा कर रहा है कि अधूरा है? कंप्लीट पूरा पूरा कर रहा है। तो इसको हम क्लॉज कहेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसी तरह इट जो है, आपको इट से भले लग रहा है भाव पूरा नहीं, पर इट जो है एक प्रोनाउन है, किसी नाउन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे हम द पेन अगर इट की जगह लिख देते हैं, द पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो आप कहते हैं ना कि भाव पूरा हो रहा है। अगर इट की जगह द पेन लिख देते, बोलो भाई। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे इट भी भाव पूरा कर रहा है। तो इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, जिसको क्लॉज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये क्लॉज में अपना भाव पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताइए। पूरा कर रहा है ना? सब लोग खुल के बात करिएगा, ये नहीं कि कल परसों पूरा कर रहा है। तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज हैं और दोनों ही क्लॉज अपने आप में अपना भाव कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी क्लॉज किसी दूसरे पर आश्रित या डिपेंडेंट नहीं अपना भाव पूरा करने के लिए, क्लियर? इसलिए इन दोनों में से कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं है। जब एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में अपना भाव पूरा करे, किसी पर आश्रित ना, उसी को प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। इसी को रेन एंड मार्टिन की किताब आप देखेंगे तो उन्होंने मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहा है, पर इसको मैं आपसे दूसरे तरीके से बात कर लेता हूँ इसी पे। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ पेन विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक भी एक क्लॉज है, दिस इज अ पेन ये भी एक क्लॉज है। तो ये क्लॉज उस क्लॉज में अंतर क्या है? पहला वाला क्लॉज दिस इज अ पेन ये मेन क्लॉज है, भाव पूरा कर रहा है। दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, भाव पूरा नहीं कर रहा है। इसमें जो दूसरा क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट है और पहला वाला मेन क्लॉज है, यानी कि पहला वाला क्लॉज जो है असली क्लॉज है और दूसरा वाला जो उसके लोअर ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो दोनों क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज का बराबर का महत्व है कि पहले का ज्यादा है दूसरे का कम है? दूसरे का कम है। पहले का ज्यादा है। पहले का ज्यादा है। कम है। तो जिसका कम है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। किंतु सबऑर्डिनेट क्लॉज ठीक है, किंतु जब आपने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पेन ये भी भाव पूरा कर रहा है, दूसरा इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक ये भी भाव पूरा कर रहा है, तो इसमें से कोई एक ऐसा क्लॉज है जो किसी से कम हो या कोई किसी से ज्यादा है, ऐसा है क्या? दोनों बराबर है, दोनों अपने आप में पूरा भाव दे रहे, दोनों बराबर है।
तो जब दोनों में से कोई किसी से न कम है ना कोई किसी से ज्यादा, यानी कि दोनों बराबर के रैंक के हैं, दोनों इक्वल रैंक के हैं, तो किसी एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज है और दोनों ही किसी से कम ज्यादा नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर के रैंक के, दोनों इक्वल रैंक के हैं, तो ऐसे क्लॉज को मोर प्रॉपर्ली हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? को का मतलब ये होता है बराबर, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट एकदम क्लियर है भाई? सर लेकिन इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या बना है प्लास्टिक का। सब्जेक्ट के तौर पे आपको ये मिला है ना, इधर एंड से जुड़ा है, तो इट किसको रेफर कर रहा है? पेन को, तो पेन का सेंस आ रहा है ना। इसी को अगर हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, इसी को लिख देते हैं द पेन। यस सर, तब तो सर सेम ही था। हाँ, तो हम हटा के मान लीजिए वही लिख लीजिए आप, ओरिजिनल जब आप कॉपी में लिखे इट को होता है द पेन लिख दीजिएगा, ठीक है। जरूरत तो पढ़ने वाली क्लास की पड़ रही है ना। हाँ सर हमको जरूरत तो पड़ रही है जानने के लिए कि किसकी बात कर रहे हैं। नहीं जरूरत पड़ रही है, आप प्रोनाउन में डेविएट हो रही है ना। ठीक है, पर चलिए यहाँ दो सेंटेंस लिखा गया कि एक सेंटेंस लिखा गया, पहले तो ये बताइए, जल्दी बताइए। यस सर, एक सेंटेंस लिखा गया। एक सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। इस एक सेंटेंस में ही जो है, एक सेंटेंस के दो क्लॉज हो गए हैं और दोनों ही अपने आप तीसरी क्लॉज है वो छोड़ दी। इट जो है किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशन है? इट कौन सा पार्ट है? प्रोनाउन जी, प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा, किसी दूसरे प्रोनाउन को रेफर करेगा, बताइए। यस सर। सवाल इस इट किसको रेफर कर रहा है? पेन को। कौन नाउन? सर पेन को। पेन को। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर समझ में आ गई, लेकिन ये कह रहा है सर दूसरे क्लास में तो हमको देखना ही पड़ रहा है ना कि मतलब किसकी बात की है। नहीं, आप स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखने के चक्कर में आपने उसको हटा दिया। लीजिए मैं लिख के आपको बताता हूँ, लिखिए बता दे। दिस इज अ पेन, ठीक है, एंड द पेन इज, जो भी है, मेड ऑफ प्लास्टिक में, पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब तो एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेन के पहले द लगाया, द पेन से कोई पर्टिकुलर पेन की बात करेंगे? कोई भी पेन? सर मतलब वही पहले वाला पेन। पहले वाला पेन, ठीक है। ये पेन एक नाउन है ना, ठीक है। तो यहाँ जो पेन है और इसमें जो पेन है, ये दोनों पार्ट को एंड ने जोड़ रखा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो जब ये पेन इसी पेन को रेफर कर रहा है, तो आप स्टैंडर्ड रूल में क्या पढ़ते हैं कि हम प्रोनाउन का रिपीटिशन ना हो, सिंपली टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ प्रोनाउन वी यूज, सिंपली टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। तो यहाँ पे इस नाउन के लिए यहाँ नाउन को रिपीट करना बेहतर होगा, ये इसके बदले हम प्रोनाउन लिख दें? यस सर, प्रोनाउन लिख दें, ठीक है। यस हो गया? यस सर। बोलिए भाई, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, ओके। हम कहें कि आयशा इज माई स्टूडेंट, आयशा इज ए गुड स्टूडेंट, आयशा इज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो बार बार ऐसा रिपीट करेंगे, उसके जगह शी लगाएंगे, हर लगाएंगे। क्लियर है? लगाएंगे, ठीक है, ओके, मेहरबानी। इधर देखिए, दिस इज अ पेन, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। दोनों तो एक सेंटेंस में जब दो क्लॉज होंगे और दोनों इक्वल रैंक का मतलब कि कोई किसी से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों ही क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या? को का मतलब होता है बराबर। तो अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज है, तो इसका को कोई और होगा, इसका को कोई और होगा। तो अगर सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा।
ये बात समझ में आ गई? हेलो, एक सेंटेंस में अगर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, या एक सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, या एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए, दिस इज अ पेन विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये मेन क्लॉज है तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो एक मेन क्लॉज आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में कहीं एक कोऑर्डिनेट, तो को का मतलब होता है बराबर, तो ये किसी के बराबर होगा तो दूसरा वाला भी इसी के बराबर होगा ना, या ये कोऑर्डिनेट है तो इसके बराबर कोई और होगा तो ये भी कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंटेंस में अगर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा भी कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, दिस इज अ पेन, ये किसी सेंटेंस का पार्ट है कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस? अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये किसी सेंटेंस का पार्ट है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? क्या सेंटेंस का पार्ट है? इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक सेंटेंस का पार्ट है। इट मतलब द पेन का रेफर कर रहा है, तो इट तो प्रोनाउन है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन के बदले आप प्रोनाउन यूज तो कर सकते हैं ना। बोलो भाई। इंडिपेंडेंट है। मतलब कुल मिला जो के दूसरा जो लिखा गया इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है या किसी सेंटेंस का पार्ट है? पूरा सेंटेंस। पूरा सेंटेंस है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। और यहाँ पे भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब इस बात को समझ ले ध्यान से, जब एक सेंटेंस और एक सेंटेंस, दो सेंटेंस अलग अलग, दो सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ देंगे, तो जब किन्हीं दो चीज को जोड़ देंगे तो वो दो रहेगा कि एक हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक हो जाएगा। क्लियर है? तो जब यहाँ पे एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस ये था, इन दोनों सेंटेंस को आपने कंजंक्शन के थ्रू जोड़ दिया, फिर दो सेंटेंस रहेगा कि एक हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ पेन, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है, किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है। और इतना ही, दिस इज अ पेन, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस का पार्ट है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तब इसको यहाँ हम सेंटेंस कहेंगे या क्लॉज कहेंगे? यहाँ तो सिर्फ क्लॉज कहेंगे। सबको बात समझ में आई? ठीक है, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है। पर इसी सेंटेंस में एंड के बाद लिखा गया इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, उतना ही पार्ट यहाँ लिखा गया है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये अलग से एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट है। तो जब इस सेंटेंस का पार्ट है तो इसको सेंटेंस कहेंगे या क्लॉज कहेंगे? तो ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी कैसा भी सेंटेंस हो, कहीं पे भी कैसा भी सेंटेंस हो, अगर वही सेंटेंस एज इट इज किसी बड़े से सेंटेंस का हिस्सा बन जाएगा तो फिर उसको सेंटेंस ना करके क्लॉज कहेंगे। एनी डाउट? ठीक है, ओके, चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विथ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल भी दे दिया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट हैज टू और मोर, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉजेस। प्रिंसिपल का मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, किसी पे आश्रित ना हो। तो यहाँ पे इसी को आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, इसी को मेन भी कह सकते हैं, या क्योंकि ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर, इसलिए दोनों एक दूसरे की कोऑर्डिनेट है, तो इसी को हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस दैट हैज टू और मोर, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब
अगर उसमें 3 भी क्लॉज है या 2 भी क्लॉज है तो तीनों क्लॉज या दोनों ही क्लॉज एक दूसरे के बराबर होंगे, कोई किसी से कम, कोई किसी से ज्यादा, या कोई किसी पे आश्रित नहीं होगा। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। यहाँ पे जो 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स। A sentence that has one principal clause, इसी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, and one or more, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दिस is a pen which is made of plastic। ठीक है, तो जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जो क्या पता नहीं चला, पर है तो सेंटेंस का पार्ट है। इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। ये कैसा क्लॉज है? ये मेन क्लॉज है। और ये जो है अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने का सीधा तरीका है, क्या देखिए उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि देखिए उसमें 2 क्लॉज है तो दोनों बराबर रैंक होंगे, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आज हम और देखा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, फिर क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, एकदम क्लियर है? ओके, फिर उसी के साथ हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे। यहाँ तक एकदम मामला क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बोले रिलेटिव प्रोनाउन नाम में छिपा है। एक प्रोनाउन होता है जो रिलेशन बनाता है, किसका बनाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। किससे? मेन क्लॉज से। तो रिलेटिव प्रोनाउन पाया कहाँ जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। या यूं कहिए कि अगर किसी ने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है मतलब उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा, या किसी ने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पाया जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज में पाया जाएगा। और जब किसी भी सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसको भाव पूरा करेगा नहीं, तो एक मेन क्लॉज होगा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? और कोई अगर आपको ये कहता है कि सेंटेंस में एक क्लॉज है तो एक क्लॉज का कोई सेंटेंस नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस एक क्लॉज का है तो उसको आप सिंपल सेंटेंस कहेंगे, क्लॉज नहीं कहेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत सी किताबों में भी बात लिखी गई है, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, बहुत सी किताबों में अगर मैं कहूं दिस इज अ पेन, क्या ये क्लॉज है कि सेंटेंस है? सेंटेंस है। पर इसी में हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज अ पेन एंड इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक,
तो फिर उसमें दिस इज अ पेन क्या होता है? क्लॉज होता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है एक सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस है, अगर ये किसी एक बड़े से सेंटेंस का हिस्सा होता है तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो एक क्लॉज तो होता है, बड़े से सेंटेंस का हिस्सा, तो एक हिस्सा तो एक क्लॉज हो गया, तो दूसरा जो हिस्सा बनता है वो भी तो क्लॉज ही होता है। इसलिए किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज नहीं हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज है तो उसमें कम से कम एक क्लॉज और होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई कहता है कि सेंटेंस एक ही क्लॉज का, तो फिर इसको हम क्लॉज नहीं कहेंगे, उसको सेंटेंस कहेंगे। ठीक है जी सर। ठीक है, और कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वही किसी सेंटेंस का पार्ट बन गया तो उसे फिर हम क्लॉज कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब किसी को कुछ इसमें याद आता है कि सर इसका डेफिनेशन उसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो मैं लिखवा दूं या मैं आगे बढ़ूं? यहाँ तक तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि लिखवाने लायक। बताइए, कोई कुछ कह रहा है क्या? यस, मेरी आवाज साफ आ रही है सबको? नेटवर्क सही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आ रही है, नेटवर्क सही है, साफ साफ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो फिर कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, देखो हाँ, मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ जो बहुत पहले डाला करता था एसएससी बैच को पढ़ाते समय, लॉकडाउन के पहले। आज याद आ गया तो मैं डाल देता हूँ। एक मिनट, जब अपना डेटा देख लो कितना बचा है, कितनी क्लास हो सकती है। देखिए अभी क्लास शुरू है, 440, सिर्फ 440 MB बचा है, दिख रहा है? जस्ट फॉर 40 MB। ये जैसे क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में। वो मुझे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि 500 MB से कम डेटा बचा है तो हो जाएगा। ठीक है, ब्लर हो रहा है, मैं जैसे नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, वाईफाई पे आके देखता हूँ। हाँ, वाईफाई पे आके देखता हूँ। अभी कैसा है? ब्लर है वैसा ही? हेलो, क्लियर है सर। सर क्लियर है। सर क्लियर है। हेलो, क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। साफ है सर। अरे मेरा ये लग रहा है कि एक सेकंड रुकिए, मैं जब ब्लूटूथ समझ में नहीं आ रहा। रुकिए, मैं उसी नेटवर्क पे देखता हूँ। अभी 440 MB डेटा बचा दिखा रहा है, क्या पता। हाँ, कोई कुछ बोलिए जरा। यस सर, ठीक है सर, दिख रहा है क्लियर। जी हाँ, क्या कह रही हैं आप, बताएं। सर क्लियर दिख रहा था। अच्छा, क्लियर दिख रहा था? अभी देखें, क्लियर दिख रहा है? सर एकदम क्लियर है। यस सर। एकदम क्लियर है? किससे जुड़ गया भाई ये, कितना क्लियर हो गया? देखिए
अच्छा, गुड, वेरी गुड, एकदम क्लियर हो गया। तब फिर तो वाईफाई से जुड़ा हुआ है। यस सर, एकदम clear। ओके, गुड, ठीक है। तब तक हाँ, क्वेश्चन रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, तो नंबर 1, यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, एग्रीमेंट of the verb in the subordinate clause, subordinate clause। ठीक है, अभी इतना ही मैं लेके चल रहा हूँ, आगे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमने लिखा यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं। नेटवर्क दिक्कत करेगा तो बताइएगा। यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपने देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है तो प्रोनाउन ही रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बीइंग अ प्रोनाउन, ये रेफर करता है एक एंटीसेडेंट, यानी यहाँ पे एक नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये देखिए। ये हु होता है, होम होता है, हुज होता है, विच होता है, ठीक है, दैट होता है, व्हाट होता है और एज होता है। 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 different types of relative pronouns। हेडिंग क्या है? यूज ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक सेंटेंस में एक बार में तो एक ही रिलेटिव प्रोनाउन की यूज करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर हमको 7 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और एक ही रिलेटिव प्रोनाउन के एक बार में यूज करेंगे तो 7 में से किसको चूज करेंगे? सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, जो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करेगा, ठीक है, अगर नाउन है तो नाम होगा। ठीक है, नाउन है तो नाम होगा। तो ये जो नाम होगा, ठीक है, ये जो नाम होगा, नाम किसका हो सकता है? ह्यूमन बीइंग का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग का हो सकता है। यह हो सकता है कि अगर एंड से 2 नाउन जुड़ गए यहाँ पे, एंड से अगर 2 नाउन जुड़ गए यहाँ पे, तो ह्यूमन का भी हो सकता है प्लस एनिमल या नॉन लिविंग हो सकता है ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है तो रेफर करेगा किसको? नाउन को। और नाउन क्या होता है? नाम बताने वाला वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो नाउन होगा, जो नाम बताएगा, वो किसका नाम बताएगा? हो सकता है इंसान को बताए, हो सकता है जानवर को बताए, हो सकता है नॉन लिविंग का बताए, या हो सकता है कि अगर यहाँ पे 2 नाउन है एंड से जुड़ के, तो ह्यूमन और एनिमल को बताए, तो ये ह्यूमन या नॉन लिविंग का पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है, तो
अब ये थोड़ा सा एक बार पन्ना चेंज करके फिर मैं इसको दोबारा बना देता हूँ इसी तरह। देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफर करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन को भी कर सकता है, मैं सिर्फ नाउन ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नाउन है, नाम के तौर पे अगर इंसान को बता रहा है, ह्यूमन को, तो ह्यूमन के लिए जो आएगा वो हु आ सकता है, होम आ सकता है या हुज आ सकता है। ठीक, तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिनोट कर रहा है वो नाउन जो है अगर इंसान को बताए तो इंसान के हु आ सकता है या हुज आ सकता है, होम आ सकता है या हुज आ सकता है। एकदम क्लियर है। तो अगर यहाँ पे नाउन आ गया और वो नाउन इंसान को बता रहा है तो इंसान के लिए हम हु, हुम, हुज तीन में से किसी एक का यूज पर करेंगे। तो एक का यूज तो तीनों ही होता है, पर तीन में से किसको एक बार में यूज करेंगे और किसको कब यूज करेंगे, कब इंसान को रेफर करें कि कब हु, कब हुम, कब हुज। तो फिर मामला फंसेगा केस का, केस आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो हु जो होता है हमेशा सब्जेक्टिव केस का होता है, सब्जेक्टिव। होम जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है और हुज जो होता है हमेशा पजेसिव केस का होता है। ठीक है, तो ये जो नाउन है अगर ये नाउन सब्जेक्टिव केस में है, इसके लिए यहाँ जो वर्ब होगा उसके लिए इस पर डिटेल बात करेंगे। तो देखिए आपने देखा था ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज चाहे कोई भी हो, मेन क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो सब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब रहता है ना, बोलिए। तो इसी फाइनाइट वर्ब के लिए, इसी फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि है तो प्रोनाउन ही, रेफर तो किसी नाउन को करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर इस फाइनाइट वर्ब के लिए, वो हम डिटेल में आगे समझाएंगे बाद में, इस फाइनाइट वर्ब के लिए अगर ये नाउन सब्जेक्टिव केस का है तो सब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, यानी हु लगेगा। अगर इस फाइनाइट वर्ब के लिए ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस का काम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस नाउन को कौन जोड़ रहा है, इस एंटीसीडेंट को कौन जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को जोड़ रहा है वो एंटीसीडेंट अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का है इस फाइनाइट वर्ब के लिए, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए, ठीक है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस का होगा। यही पजेसिव में है इसके लिए, तो ये पजेसिव केस में होगा। इतनी बात समझ में आई? आगे डिटेल में बताएंगे आपको। एक बात और समझिए, जनरली लगता है कि हुज का यूज जो है केवल इंसानों के लिए होता है, लेकिन ये हुज का जो यूज है, ठीक है, कैन बी यूज्ड, किया जा सकता है, ये किया जाता है, ये इज यूज में कहना चाहिए था, इज कर देता हूँ, इज। सर सबको दिख रहा है? इज यूज क्या सबको दिख रहा है भाई, जल्दी बताइए। यस सर, दिख रहा है। जी सर साहब। is used for animals and non-living। ठीक है, तो whose जो है इंसान से तो यूज होता ही है, लेकिन whose क्योंकि हमेशा पजेसिव केस में रहता है, तो whose जो है पजेसिव केस में हम इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज। कोई दिक्कत नहीं? बोलो भाई। नो सर। नो सर।
ओके आयशा, आप मोबाइल के नेटवर्क से लेती हैं क्या क्लास? ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एनिमल है, ठीक है, या नॉन लिविंग है, ठीक है, तो एनिमल और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, एनिमल और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर आएगा, बोले सर यहाँ पे हु में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग है, तो यहाँ पे विच जो है ये सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। विच जो है सब्जेक्टिव केस में भी विच रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी विच रहेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्जेक्टिव ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों रहता है, इसका फॉर्म अलग नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपका क्या बचा? दैट, ध्यान से देखिए, अग्रेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या बचा? व्हाट और एज या फिर दैट। ठीक है, तो व्हाट का यूज हम कब करते हैं? ठीक है, इसको डिटेल में आगे बता देंगे, छोड़िए, ठीक है, आगे बता देंगे क्योंकि तो हमको बताना ही पड़ेगा। व्हाट का यूज तब करते हैं जब एंटीसीडेंट दिया ना हो, व्हेन द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट नोन, जब एंटीसीडेंट क्या है ये पता ही ना हो तो व्हाट का यूज करेंगे। एज का यूज तब करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब मेन क्लॉज में आपका सेम या सच का यूज होता हो। मेन क्लॉज में सेम या सच का यूज होता हो, सेम या सच का यूज होता हो मेन क्लॉज में। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा? एज आएगा। बात समझ में आई? हेलो, यस सर, यस सर। व्हाट का यूज तब करते हैं जब एंटीसीडेंट का दिया, तो ये आगे की बात है, आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ रहने देते, कल हम लोग जो है देखेंगे। ये आज तो इतना समझ में आ गया ना कि हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है 7 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस 7 में से व्हाट, एज और दैट को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो ये 4 हु, हुम, हुज, व्हिच कब यूज होगा? बोले हु, हुम, हुज का यूज तभी, हु, हुम तो केवल तभी यूज होगा जब यहाँ पे एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, और हुज का भी यूज ह्यूमन बीइंग के करते हैं लेकिन पॉजेसिव केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में अगर ये रहेगा तो हु, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हुम। एनिमल और नॉन लिविंग अगर है या नाउन के रूप में, एंटीसीडेंट के रूप में एनिमल या नॉन लिविंग है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? विच। ठीक है, ओके, बाकी इन 3 का अलग से यूज हम लोग देख लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीजें देखी थी अभी, कि यहाँ जो लिखा था मैंने कि क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा आपने देखा केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में हम रखेंगे। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से अब रहने दे, आज के लिए इतना काफी है। बोलिए। जी सर, काफी पढ़ना सर। पढ़ना है, पढ़ा दे कुछ और? पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दे, सब तैयार है? सर नहीं। कौन कौन नहीं वाले हैं? मनीषा नहीं वाली है, और नहीं सर। नेहा नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है, तो सुनिए, नहीं सर। कोई जाएगा? ठीक, सुनिए, कोई जाएगा नहीं। कल हमें आप ये, हाँ भेज देंगे। सुनिए, कल मुझे आप लोग ये याद दिलाएगा जैसे क्लास में शुरू करूंगा, ठीक है, कि सर आपको ये पढ़ाना था कि एंटीसीडेंट अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो होम में से कौन सा लगेगा। ठीक है, ये मुझे याद दिला दीजिएगा, ये सब लोग ध्यान रखिए, याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आएगा तो मैं भटकता रहूंगा, क्लास का टाइम वेस्ट होगा। और मेरे ख्याल से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे संगीता है, पूर्णिमा है, सलीश है,
नेहा, निशा, ठीक है, किरण। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि